हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। आयरन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स और हेमेटाइट। तो जो डिफरेंट स्टेप हैं हेमेटाइट और से आयरन को एक्सट्रैक्शंस के, तो पहला स्टेप आपका वही रहेगा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। हेमेटाइट और को क्रश किया जाता है और ग्राइंडिंग करके उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है और ड्रेसिंग। और ड्रेसिंग इज़ डन बाय ग्रेविटी सेपरेशन। जो हमने डिफरेंट मेथड्स किए थे और ड्रेसिंग के, तो उसमें एक मेथड था हमारा ग्रेविटी सेपरेशन। दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंट डेंसिटी ऑफ ore and gangue particle. Ore particles have higher density than the gangue particles. Ore particles will be heavier, gangue particles will be lighter, and when washed with running water, lighter gangue particles are washed away, whereas heavier ore particles settles down. इसके लिए हमने हाइड्रोलिक क्लासीफायर या विल्फले टेबल का यूज़ हम करते हैं और इसको कंसंट्रेट किया जाता है। तो ग्रेविटी सेपरेशन हम डिटेल्स में पहले कर भी चुके हैं जब हम प्रोसेस ऑफ और ड्रेसिंग हमने डिफरेंट मेथड बताए थे। तो फर्स्ट स्टेप क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद और ड्रेसिंग के लिए हमारा मेथड यूज होता है ग्रेविटी सेपरेशन विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट डेंसिटी। उसके बाद आता है हमारा कैल्सिनेशन या रोस्टिंग। अब क्योंकि इसमें हमारा रिमूव करना में वाटर रिमूव करना है, क्योंकि वॉश कर रहे हैं इसको रनिंग वाटर में, तो नमी भी काफ़ी होती है। नाउ थर्ड स्टेप इज़ कैल्सिनेशन या कैल्सिनेशन। रोस्टिंग इसमें नहीं की जाती, इसमें हमें कैल्सिनेशन करते हैं। मीन्स ओर इज़ हीटेड इन एब्सेंस ऑफ या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो व्हेन ओर इज़ कैल्सिन्ड द फ्लोइंग प्रोसेस या रिएक्शंस टेक्स प्लेस, मॉइस्चर इज रिमूव्ड। जब हम इसकी ग्रेविटी सेपरेशन करते हैं तो रनिंग वाटर के साथ इसको धोते हैं तो इसमें काफ़ी सारी नमी आ जाती है। तो और को जब हीट करें हैं तो जितनी भी वो मॉइस्चर वो सारी रिमूव हो जाएगी। इम्प्योरिटीज सच एज सल्फर, फास्फोरस, आर्सेनिक आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। क्योंकि लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई दी जाती है, तो जो सल्फर या फास्फोरस है थोड़ा बहुत उसके अंदर, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये वोलेटाइल होती हैं, रिमूव हो जाएगी। इफ़ सम फेरिक कार्बोनेट इज़ प्रेजेंट इट चेंज टू ऑक्साइड। फेरिक कार्बोनेट जो है FeO प्लस CO2 या FeO जो ऑक्सीजन के साथ Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा ऑक्साइड और हमें मिल जाता है। तो 3 स्टेप तो ये हो गए हमारे, क्रशिंग ग्राइंडिंग और ड्रेसिंग बाय ग्रेविटी सेपरेशन। थर्ड कैल्सिनेशन मीन्स हीटिंग ऑफ और इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन में हमने जब आपको बताया था, ये बताई दिया था कि इसमें कार्बोनेट और अगर है तो वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी क्योंकि यहाँ लिमिटेड सप्लाई है तो कुछ ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होती है उसकी वजह से सल्फर या फास्फोरस जैसी इंप्योरिटीज़ भी वोलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाती हैं और मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाएगी। तो दिस इज़ कैल्सिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा इसमें रिडक्शन। तो रिडक्शंस के लिए जो आपको बेसिकली 3 स्टेप बताए थे, स्मेल्टिंग, एल्यूमिनोथर्बाइट या इलेक्ट्रोलिटिक। तो आयरन ऑक्साइड जो है हमारा Fe2O3 इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बन। सो वी विल यूज स्मेल्टिंग इन फॉर द रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट ओर। तो नेक्स्ट जो स्टेप हमारा रिडक्शन है दैट इज डन बाय स्मेल्टिंग। तो कैल्सिनेशन ओर या कैल्सिन्ड ओर इज देन रिड्यूस्ड विद कार्बन एंड स्मेल्टिंग इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस। अब ये ब्लास्ट फर्नेस क्या है? इट इज़ मेड ऑफ स्टील लाइन विद फायर ब्रिक्स। इट इज़ नैरो एट द टॉप and is provided with a cup and cone arrangement which prevents the exit of gas during the charging of the furnace. ये आपकी ब्लास्ट फर्नेस होती है, नैरो एट द टॉप एंड वाइड एट द बॉटम। ऊपर से उससे नैरो होती है, नीचे से थोड़ी चौड़ी होती है और इट हैज़ ए कप एंड कोन अरेंजमेंट। यहाँ कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है एट द टॉप। वो इसलिए होता है कि जब हम इसके अंदर इसको चार्ज करते हैं, मतलब इसके अंदर और डालते हैं, तो जो गैसेज के अंदर बनी हो गैसेज एस्केप ना कर जाए, निकल ना जाए। तो कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है, 2 पार्ट होते हैं। पहले एक पार्ट खुलता है और डाल दिया जाता है, फिर उसको बंद करके नीचे वाला पार्ट खोल दिया जाता है ताकि गैसेज एस्केप ना हो। एट द बेस ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस देयर आर ट्यूबर्स फॉर द हॉट एयर। ये ट्यूबर्स हैं हॉट एयर ब्लास्ट के लिए। हॉट एयर यहाँ से इसमें एंटर की जाती है। टैपिंग होल फॉर द विथड्रॉल मोल्टन आयरन। तो ये आपका टैपिंग होल है जहाँ से मोल्टन आयरन, पिघला हुआ आयरन निकाल लिया जाता है।
ब्लास्ट फर्नेस से आयरन निकाला जाता है। एंड थर्ड इज एन आउटलेट फॉर द स्लैग, यहाँ से ऊपर से स्लैग निकाल दी जाती है। दिस इज आउटलेट फॉर स्लैग, टैपिंग होल फॉर मोल्टन मेटल एंड दिस देयर आर द ट्यूबर्स फॉर द हॉट एयर ब्लास्ट। तो ये आपके ब्लास्ट फर्नेस की थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, नैरो एट द टॉप, वाइड एट द बॉटम, विद कप एंड कोन अरेंजमेंट फॉर चार्जिंग, एंड दीज आर द ट्यूबर्स एंड टैपिंग होल्स फॉर स्लैग, molten metals and the hot airs. So this is the structure about blast furnace. Now what happens when heat is passed, when it is heated, when hot air blast is passed through the blast furnace, then what are the reaction takes place? Basically जो इसके अंदर क्वेश्चन आता है यही आता है कि what are the reactions that takes place in the different zone in a blast furnace during extraction of iron. Important क्वेश्चन है। तो जो हमारा ब्लास्ट फर्नेस है इसको हम 4 जोन में डिवाइड करते हैं। ये आपका कंबशन जोन है, इसके बाद आपका फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड देन रिडक्शन जोन। ये आपके 4 जोन होते हैं। और क्वेश्चन है कि व्हाट आर द रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन आइदर इन कंबशन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन एंड रिडक्शन जोन। तो हर एक जोन में, वैसे मैंने यहाँ पर इसमें आपके हर एक जोन की रिएक्शन भी दिखा रखी है। ये आपका कंबशन जोन है, जो कोक इसके अंदर हम डालते हैं, यहाँ से जो ऊपर से डालते हैं, और प्लस कार्बन प्लस सम फ्लक्स इज आल्सो एडेड। अब फ्लक्स क्या होता है वो बताएंगे बाद में। तो जब इसको हम डालते हैं इसके अंदर, तो कार्बन विल बर्न इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन हमने ऊपर से इसमें डाली है, हॉट एयर यहाँ से ब्लास्ट की गई, C+O2 विल प्रोड्यूस CO2, दैट CO2 राइजेज अप हेयर, इट अगेन कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। जो यहाँ टेम्परेचर, क्योंकि ये रिएक्शन जो आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट रिलीज होती है, तो यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है 2173 केल्विन। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर उठती है, यहाँ इट विल कंबाइंस विद कार्बन, प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और टेम्परेचर थोड़ा सा कम आ जाता है, 1573 केल्विन आ जाता है। और ऊपर आते हैं हम, थर्ड जोन आ जाता है हमारा स्लैग फॉर्मेशन जोन। इसमें स्लैग बनता है। स्लैग क्या है, उसके लिए हम डालते हैं इसके अंदर फ्लक्स। देखिए ज़रा, ये तो आपकी है कंबशन जोन। कोक बर्न्स एट द बेस टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हीट रिलीज होती है -393.4, तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। उसके बाद आपका फ्यूजन जोन है, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, हीट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर डाउन आ जाता है। इसके बाद जो आपका है स्लैग फॉर्मेशन जोन। अब स्लैग फॉर्मेशन, इसमें आपकी 2 डेफिनेशन है। पहले तो व्हाट इज स्लैग एंड व्हाट इज फ्लक्स। फ्लक्स इज द सब्सटेंस विच कंबाइंस विद गैंग टू फॉर्म स्लैग। अब इसके अंदर फ्लक्स के फॉर्म में हम डालते हैं लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट डालते हैं। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट हम डालते हैं, पहले तो वो जब हीट करते हैं इसको, इट विल चेंज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड इज फ्लक्स विच कंबाइन विद सिलिकॉन ऑक्साइड इम्प्योरिटी गैंग टू प्रोड्यूस CaSiO3। ये CaSiO3 स्लैग है। स्लैग जो आपका, दिस इज फ्यूजिबल सब्सटेंस formed by the combination of flux and gang। फ्लक्स और गैंग के कम्बिनेशन से जो फिजिबल सब्सटेंस बनता है उसको बोला जाता है स्लैग। स्लैग जो आपका लाइट होता है, हल्का होता है, और ये ऊपर आ जाता है, जिसको हम स्टीम ऑफ कर देते हैं, ऊपर से हटा देते हैं। तो कुल मिलाकर फ्लक्स गैंग के साथ मिलकर ऊपर आ जाएगा, स्लैग बना लेगा और उसको हटा दिया जाता है। इस तरह से गैंग जो है, इम्प्योरिटीज़ जो है वो रिमूव कर दी जाती हैं। दिस इज स्लैग फॉर्मेशन जोन। और मेन जोन है आपका नेक्स्ट रिडक्शन जोन। और जब ऊपर आते हैं गैसेज, तो नियर एट द टॉप ऑफ द फर्नेस टेम्परेचर होता है हमारा 873 केल्विन। टेम्परेचर और डाउन आ जाता है। वैसे भी हॉट एयर नीचे से पास की जा रही है, जितना उससे ऊपर जाओगे आप, दूर होते जाओगे, टेम्परेचर डाउन होता चला जाएगा। तो टॉप में टेम्परेचर होता है 873 केल्विन। अगर आपको याद हो, हमने पीछे क्वेश्चन किया था कि 910 केल्विन टेम्परेचर से, 983 केल्विन टेम्परेचर से नीचे कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और 983 से ज़्यादा हो
तो कार्बन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट होती है। ये हमने क्वेश्चन भी किया था एलिंगम डायग्राम में, फिर से देख लें उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर होता है 873 केल्विन, मतलब 983 केल्विन टेम्परेचर से कम होता है। तो यहाँ पर कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो इस जोन में कार्बन मोनोऑक्साइड Fe2O3 को रिड्यूस करके पहले FeO एंड देन FeO टू आयरन में कन्वर्ट कर देती है। Fe2O3 combines with CO to produce Fe3O4 या Fe2O3 combines with CO to produce FeO। अगर Fe3O4 भी प्रोड्यूस होता है देन अगेन कंबाइन विद CO to produce आयरन एंड CO2। तो FeO हो या Fe3O4 हो, Fe2O3 combines with CO टू प्रोड्यूस FeO और Fe3O4, और दोनों फिर से CO के साथ कंबाइन करके आयरन प्रोड्यूस करते हैं। कुल मिलाकर जो हमारा Fe2O3 है दैट गेट रिड्यूस टू आयरन। स्पॉन्जी आयरन फॉर्म्ड मूव्स डाउन एंड मेल्ट इन द फ्यूजन जोन। जो ये स्पॉन्जी आयरन बनता है, इम्प्योर आयरन होता है, ये भी क्रूड मेटल जिसको हम बोलते हैं। तो ये स्पॉन्जी आयरन मूव्स डाउन एंड मेल्ट इन फ्यूजन जोन। मोल्टन आयरन डिजोल्व इन इट सम कार्बन सिलिकॉन एंड फास्फोरस आर एंड forms the lower layer at the base of the furnace। आयरन थस फॉर्म इज कॉल्ड पिग आयरन या कास्ट आयरन। इम्प्योर आयरन होता है, इसके अंदर काफ़ी सारी कार्बन भी होती है, फास्फोरस भी होती है, सिलिकॉन भी होती है। तो ये जो सारा आयरन है ये हमारा बॉटम में आ जाता है, यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है विद इम्प्योरिटी। इसको बोलते हैं पिग आयरन या कास्ट आयरन। इसको अलग से निकाल लिया जाता है, और जो स्लैग बना था वो फ्यूजिबल होता है, लाइटर होता है, तो ऊपर आ जाता है। ऊपर से उस स्लैग को स्किम ऑफ कर दिया जाता है। तो ये आपकी अगर आप देखोगे तो जो रिएक्शंस यही हैं, ये आपकी कंबशन जोन की रिएक्शन है, ये आपकी फ्यूजन जोन की रिएक्शन है, ये आपकी स्लैग फॉर्मेशन की है जहाँ कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, कैल्शियम ऑक्साइड देन कंबाइंस विद SiO2 टू प्रोड्यूस SiO3। और ये आपकी रिडक्शन जोन की है जहाँ Fe2O3 कंबाइंस विद CO2 प्रोड्यूस Fe3O4, और Fe3O4 कंबाइंस विद CO2 प्रोड्यूस FeO, और FeO कंबाइंस विद CO2 प्रोड्यूस FeCO। आयरन प्लस CO2 वो नीचे तक आते आते रिएक्शन हो जाती है। तो बेसिकली वैसे ये रिएक्शन आपकी यहीं पर ही आएगी, आप इसी को रिडक्शन जोन में ही दो, क्योंकि हमें सारे रिडक्शन रिएक्शन एक ही जोन में दिखानी है। तो ये आपके क्रूड मेटल आपको पिग आयरन 4 जोन में, कंबशन जोन, फ्यूजन जोन, स्लैग फॉर्मेशन जोन है, रिडक्शन जोन, और लास्ट में आपको नीचे क्रूड मेटल या पिग आयरन नीचे मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर द रिएक्शन दैट अकर्स इन कंबशन जोन, व्हाट आर द रिएक्शंस दैट अकर्स इन फ्यूजन जोन, व्हाट आर द रिएक्शंस दैट अकर्स इन स्लैग फॉर्मेशन जोन, एंड व्हाट आर द रिएक्शंस दैट अकर्स इन रिडक्शन जोन। ये क्वेश्चन आपके इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं। या व्हाट आर द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन डिफरेंट जोन्स इन ए ब्लास्ट फर्नेस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और इस रिडक्शन प्रोसेस के बाद हमें जो मिलता है वो मिलता है क्रूड आयरन या पिग आयरन या कास्ट आयरन जिसको हम बोलते हैं। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आ जाता है रिफाइनिंग। 4 स्टेप हमारे हो गए, क्रशिंग ग्राइंडिंग, उसके बाद और रेजिंग बाय ग्रेविटी सेपरेशन, 3rd स्टेप कैल्सिनेशन, 4th स्टेप रिडक्शन बाय स्मेल्टिंग। तो स्मेल्टिंग इज डन इन ब्लास्ट फर्नेस। तो ये ब्लास्ट फर्नेस की डिटेल हो गई। अब इसमें हमें मिल गया पिग आयरन या कास्ट आयरन। अब इसको अब हमारा जो नेक्स्ट काम आ जाता है इसमें रिफाइनिंग, प्योरीफिकेशन या रिफाइनिंग। और प्योर आयरन को, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन को हम बोलते हैं रोट आयरन। जैसे इम्प्योर आयरन था, इसको हम बोलते हैं कास्ट आयरन या पिग आयरन। कास्ट आयरन और पिग आयरन में भी कार्बन की परसेंटेज का डिफरेंस होता है। और जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है दैट इज कॉल्ड रोट आयरन। तो रोट आयरन इज pure form of iron which have less than 0.5% impurities. Cast iron contains 2 to 2.5% carbon and other impurities like sulfur, phosphorus, silicon, etc. is heated on the hearth of the reverberatory furnace with hematite। एक फर्नेस के अंदर जो हमारा कास्ट आयरन है जिसमें 2 to 2.5% इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कार्बन की इम्प्योरिटीज़ हैं, सल्फर है, फास्फोरस है, 2 से 2.5%। उस कास्ट आयरन को जो कि हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिला है उसको रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट किया जाता है, उसके अंदर और हेमेटाइट डालकर। हेमेटाइट मतलब वही आपका Fe2O3, उसके अंदर और हेमेटाइट और डाल दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है, मतलब एक तरह से थोड़ी सी ये इम्प्योरिटी और डाल दी। लेकिन यहाँ पर जो हेमेटाइट हो रहा है ऑक्सीजन, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन काम करता है।
तो ये जो हेमेटाइट ओर है इट विल कंबाइंस विद इम्प्योरिटी Fe2O3 जो हमने बाद में डाला, कास्ट आयरन था, कास्ट आयरन के अंदर थोड़ा सा Fe2O3 और डाल दिया, हेमेटाइट और डाल दिया। इट विल कंबाइंस विद कार्बन टू प्रोड्यूस आयरन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट विल कंबाइंस विद सिलिकॉन टू प्रोड्यूस सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इट विल कंबाइन विद सल्फर टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। ऑल दीज आर द वोलेटाइल गैसेज हैं, निकल जाएंगी एंड वी विल गेट ओनली प्योर आयरन। मैंगनीज ऑक्साइड कंबाइंस विद SiO2 टू फॉर्म स्लैग। ये जो आपका इसके अंदर थोड़ा सा फ्लक्स डाला जाता है MnO2, और रिवर्बरेटरी फर्नेस की लाइनिंग भी बेसिक लाइनिंग होती है वो इस SiO2 के साथ कंबाइन करती है। ये बेसिक लाइनिंग होती है मैंगनीज ऑक्साइड, इधर आपका सिलिकॉन ऑक्साइड, इसमें इम्प्योरिटी होती है। दे विल कंबाइन टू प्रोड्यूस MnSiO3 विच एक्ट एज स्लैग, और स्लैग है, इसको फिर रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह से अगर फास्फोरस ऑक्साइड की इम्प्योरिटी है तो Fe2O3 आल्सो कंबाइन विद फास्फोरस ऑक्साइड टू प्रोड्यूस 4FePO4, फेरिक फॉस्फेट भी प्रोड्यूस होता है, वो भी रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा प्योर फॉर्म में आयरन हमें मिल जाता है। तो प्योरीफिकेशन है, प्योरीफिकेशन इज डन बाय हीटिंग इन रिवर्बरेटरी फर्नेस विद हेमेटाइट ओर। मतलब जो हमारा इम्प्योर आयरन है उसके अंदर हेमेटाइट ओर मिलाया और रिवर्बरेटरी फर्नेस में हीट कर दिया। जो हेमेटाइट ओर है वो ऑक्सीजन सप्लायर का काम करता है और कार्बन को कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, सिलिकॉन को सिलिकॉन डाइऑक्साइड में, और सल्फर को सल्फर डाइऑक्साइड में। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो इसमें बेसिक लाइनिंग होती है उसके साथ कंबाइन करके स्लैग बना लेता है और रिमूव कर दिया जाता है, और हमें प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन जिसको हम रोट आयरन बोलते हैं, वो मिल जाती है। तो ये हमारी हो गई एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। इसमें आयरन के यूज़ हैं। कास्ट आयरन इज यूज फॉर कास्टिंग स्टोव्स, रेलवे स्लीपर्स, टॉयज एट्सेट्रा, यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। रोट आयरन इज यूज फॉर मेकिंग वायर्स, बोल्ट्स एंड चेन्स एट्सेट्रा। तो इसमें एक चीज़ और आती है आपकी, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। तो थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के साथ एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है हमारा, स्टील। तो ज़रा स्टील को भी करते हैं, व्हाट इज़ स्टील। तो स्टील इज़ एक्चुअली alloy of iron which contains a limited या calculated amount of carbon. Steel is a commercial variety of iron having percentage of carbon midway between cast and wrought iron. Cast iron में 2 से 2.5% तक कार्बन होता है, और wrought iron के अंदर जो कार्बन है वो 0.5% से भी कम होता है, और जो स्टील के अंदर है इन दोनों के बीच में कार्बन की परसेंटेज होती है। मीन्स इट इज़ एन alloy ऑफ कार्बन एंड आयरन। तो स्टेनलेस स्टील है, उसमें थोड़ी सी क्रोमियम मैंगनीज और डाल दी जाती है, वो भी एक अलॉय ही होते हैं आपके। तो स्टील कैसे बनाई जाती है? स्टील इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन इन बाय बेसमराइजेशन प्रोसेस। बेसमर स्टील, अब वो बेसमराइजेशन क्या है? इन दिस प्रोसेस द मोल्टन कास्ट आयरन इज पोर्ड इन ए बेसमर कन्वर्टर विच इज़ ए पियर शेप कंटेनर। ये आपकी एक पियर शेप का फर्नेस होती है, बेसमर कन्वर्टर बोलते हैं इसको, भट्ठी ही है ये, इसमें भी इसको हीट किया जाता है जहाँ नीचे से हॉट एयर ब्लास्ट पास किए जाते हैं। ये कास्ट आयरन है, इस कास्ट आयरन में से हॉट एयर के ब्लास्ट पास किए जाते हैं। कुल मिलाकर कास्ट आयरन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है। तो जब हम हीट करेंगे तो इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो आपकी रिमूव हो जाएंगी इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड। तो उससे पहले इसमें आपको बता देते हैं कि जो बेसमर कन्वर्टर है, स्टील लाइनिंग तो इसके अंदर होती है, यहाँ पर कुछ बेसिक लाइनिंग भी इसकी होती हैं, एसिडिक या बेसिक लाइनिंग। अब वो एसिडिक या बेसिक लाइनिंग क्या होती हैं? इट इज़ मेड ऑफ स्टील प्लेट। जो हमारा बेसमर कन्वर्टर है ये स्टील प्लेट का बना होता है विद पार्टिकुलर लाइनिंग। अब पार्टिकुलर लाइनिंग आपकी एसिडिक या बेसिक होती हैं। अब पार्टिकुलर लाइनिंग का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए ये आपका पियर शेप कन्वर्टर है, नीचे से हॉट एयर ब्लास्ट की जाती है, ये तो स्टील की तो का बना हुआ होता है, इट इज़ मेड ऑफ स्टील, और इसके अंदर की तरफ होती है एसिडिक या बेसिक लाइनिंग। अब एसिडिक या बेसिक लाइनिंग का मतलब क्या है कि अगर यहाँ आपके आयरन के अंदर एसिडिक इम्प्योरिटीज़ हैं तो लाइनिंग कर दी जाती है बेसिक, और अगर यहाँ बेसिक इम्प्योरिटीज़ है तो लाइन कर दी जाती है एसिडिक, ताकि दोनों आपस में एसिडिक इम्प्योरिटी और बेसिक लाइनिंग दोनों रिएक्ट करके स्लैग बना लें। स्लैग को ऊपर से रिमूव कर दिया जाता है। अगर बेसिक इम्प्योरिटीज़ हैं तो एसिडिक लाइनिंग हो जाएगी, दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, स्लैग बना लेंगे। एसिडिक इम्प्योरिटी है तो बेसिक लाइनिंग कर दी जाएगी, दोनों कंबाइन करके
स्लैग बना लेते हैं। तो इट इज़ लाइन विद एसिडिक लाइनिंग, ये आपका है स्टील प्लेट्स विद पार्टिकुलर लाइनिंग, इट इज़ लाइन विद एसिडिक लाइनिंग SiO2 इफ इम्प्योरिटीज इन पिग आयरन आर बेसिक इन नेचर लाइक MnO। मैंगनीज ऑक्साइड बेसिक होता है, मेटल ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, तो एसिडिक लाइनिंग कर दी जाती है, दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, देन इट इज़ नोन एज एसिडिक प्रोसेस, दोनों आपस में रिएक्ट करके स्लैग बना लेते हैं। इट इज़ लाइन विद बेसिक लाइनिंग कैल्शियम ऑक्साइड, मैंगनीज ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लाइनिंग कर देते हैं इफ़ इम्प्योरिटीज इन द पिग आयरन इज एसिडिक इन नेचर। अगर इम्प्योरिटीज एसिडिक हैं तो लाइनिंग बेसिक होगी, इम्प्योरिटीज बेसिक है तो लाइनिंग एसिडिक होगी। और जब इसको हॉट एयर इज पास की जाती है, व्हेन hot blast of air is passed through the cast iron, initial temperature rise to 1873 Kelvin when silicon, manganese and phosphorus is oxidized to their oxide and removed as slag। सिलिकॉन अगर है सिलिकॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगी, सिलिकॉन ऑक्साइड फिर आपकी मैंगनीज ऑक्साइड के साथ कंबाइन करके स्लैग बना लेगी। फास्फोरस और फास्फोरस पेंटॉक्साइड में वो भी बेसिक लाइनिंग के साथ कंबाइन करके स्लैग बना लेगी। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट को बता दें आपको थॉमस स्लैग भी बोलते हैं, एंड इट इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके अंदर जितनी भी कार्बन है, इम्प्योरिटीज़ बताई जिसके अंदर कार्बन होती है मेनली 2 से 2.5%, बाकी इसमें सिलिकॉन फास्फोरस जैसी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। तो सिलिकॉन फास्फोरस की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऑक्साइड्स बनाकर स्लैग बना लेगी बेसिक लाइनिंग के साथ। कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करती है, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ आपकी बर्न होती है विद ब्लू फ्लेम एट द माउथ ऑफ द बेसमर कन्वर्टर। तो इसके मुंह पर यहाँ पर ब्लू फ्लेम के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बर्न करती रहती है, जलती रहेगी। तो जब तक इसके अंदर कार्बन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब तक प्रोड्यूस होगी यहाँ पर ब्लू फ्लेम के साथ बर्निंग होती रहेगी। जब ये ब्लू फ्लेम के साथ बर्निंग ख़त्म हो जाती है, बंद हो जाती है, इस मीन द कार्बन ऑफ द कास्ट आयरन हैव बीन कंज्यूम्ड। When no more कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, फ्लेम डिसअपियर। जब ये फ्लेम डिसअपियर हो जाएगी तब कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका मतलब अब और नहीं बन रही हैं, इसका मतलब अब इसके अंदर और कोई कार्बन नहीं रही। एंड देन कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कार्बन इज एडेड टू मेक स्टील। अब उसके बाद इसका स्टील में, अब ये हमारा हो गया प्योर आयरन, अब इसके अंदर कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ कार्बन डाली जाती है और स्टील में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील है। स्टील की फिर कुछ टाइप्स आ जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज़ एंड डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस यूज्ड। तो टाइप ऑफ स्टील्स की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टील डिपेंडिंग ऑन द कार्बन कंटेंट। प्रॉपर्टीज़ जो है स्टील की वो कार्बन कंटेंट पे डिपेंड करती है कि कितना कार्बन उसके अंदर है, और कार्बन कंटेंट के बेस पर हमारे पास 3 टाइप की स्टील होती है, हार्ड स्टील, मीडियम स्टील एंड माइल्ड स्टील। हार्ड, इट हैज़ कार्बन content from 0.5 to 1.5%, मीडियम 0.2 to 0.5%, और माइल्ड के अंदर 0.05 से 0.2%। तो 3 तरह की स्टील है। हार्ड स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है 0.5 से 1.5% तक, माइल्ड के अंदर 0.2 से 0.5 और मीडियम के अंदर 0.2 से 0.5 और माइल्ड के अंदर 0.05 से 2% तक कार्बन होती है। बाकी हार्ड स्टील जो है आपकी, इट इज़ हार्ड एंड यूज्ड इन मेकिंग मशीन्स। मीडियम स्टील, इट इज़ हार्डर देन माइल्ड स्टील एंड यूज्ड इन मेकिंग रेलवेज एंड बिल्डिंग्स। इसके अंदर जो हमारा मीडियम स्टील है इसके अंदर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। माइल्ड स्टील है, इसमें कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है 0.05 से 0.2% एंड इट इज़ मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ वायर्स एंड शीट्स। तो 3 तरह के स्टील होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेंट, हार्ड, मीडियम एंड माइल्ड। तो हार्ड में कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा, माइल्ड में सबसे कम और मीडियम के अंदर इन बिटवीन हार्ड एंड माइल्ड। इसी तरह से डिपेंडिंग अपॉन द हीट ट्रीटमेंट गिवन टू द स्टील, स्टील को कौन सा हीट ट्रीटमेंट दिया गया है उस पर बेस्ड हमारे 3 तरह का स्टील प्रोसेस, 3 प्रोसेस होती है हीट ट्रीटमेंट के, annealing, quenching and tempering. Annealing, it is a process of heating of steel to a redness and then cooling it very slowly to make sheet soft and ductile. Annealing है, स्टील को हीट किया जाता है, बिल्कुल रेड हीट कर दिया जाता है, लाल हो जाता है वो, और उसके बाद फिर धीरे धीरे ठंडा किया जाता है। सच टाइप ऑफ
process, yes, such process is called annealing, and steel is called annealed steel. Second है quenching. It is a process of heating of steel to bring redness and then cooling it suddenly by plunging in water. इसको एकदम पानी में डालकर एकदम ठंडा कर दिया जाए. अगर एकदम ठंडा कर दिया जाए क्वेंचिंग, धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो एनीलिंग. स्टील को लाल तप्त गर्म करो और उसके बाद धीरे धीरे ठंडा करोगे तो एनीलिंग, और एकदम ठंडा कर दिया पानी में डालकर देन इट इज़ कॉल्ड क्वेंचिंग. और तीसरा और होता है टेम्परिंग. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग क्वेंच्ड स्टील, मतलब स्टील की क्वेंचिंग करो, हीट करके एकदम ठंडा कर दो और उसके बाद फिर से हीट करो बट बिलो रेडनेस एंड देन कूल स्लोली. तो कुल मिलाकर टेम्परिंग के अंदर दोनों चीज़ें आ गई. स्लोली भी ठंडा कूलिंग करनी है और एकदम भी करनी है. तो पहले क्वेंचिंग एंड देन एनेलिंग, दैट इज कॉल्ड टेम्परिंग. द प्रोसेस ऑफ हीटिंग क्वेंच्ड स्टील टू ए टेम्परेचर मच बिलो द रेडनेस एंड देन कूलिंग स्लोली. तो उसके अंदर दोनों आगे, एकदम ठंडा भी करना और स्लोली भी करना. पहले गर्म करके, लाल गर्म करके उसको एकदम ठंडा कर दिया जाता है, फिर से गर्म किया जाता है बिलो रेडनेस एंड देन स्लोली कूलिंग. दैट इज कॉल्ड टेम्परिंग. सच स्टील इज नाइदर सो हार्ड नॉर सो ब्रिटल एंड यूज्ड इन मेकिंग swords, रेजर्स, ब्लेड्स एंड नाइव्स एट्सेट्रा. तो जो एनील्ड स्टील होता है हमारा, जो हम स्लोली इसको ठंडा करते हैं, वो काफ़ी सॉफ्ट और डक्टाइल होता है. क्वेंच स्टील इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल, इट हैज़ लो इलास्टिसिटी. और जो टेम्परिंग होता है ये ना ज़्यादा हार्ड होता है और ना ही ज़्यादा ब्रिटल होता है. तो इस तरह से हमारी ये टाइप ऑफ स्टील है. तो ये हमारी होगी एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, और अलॉन्ग विद एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स. थैंक यू.